Okay, secondary activities, page number 50. In the last class, we were talking about how does manufacturing or the industries are categorized. How जो एक industry, एक particular industry है, वो कितने अलग-अलग categories में, कितने अलग-अलग sectors में उसकी characteristics के हिसाब से divide हो सकती है. सबसे पहला था industries जो कि raw material या फिर क्या inputs use कर रहे हैं उसकी basis पे जब हम industries को divide करते हैं. देन इज कि इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट्स एंड प्रोडक्ट, वो क्या आउटपुट यूज कर रहे हैं निकाल रहे हैं, उनका रिजल्टेंट आउटपुट कैसा है. और फिर है आपकी आउटपुट एंड देन सो so industries based on size, industries based on inputs or raw materials, industries based on output and industries based on ownership. इसमें हमने देखा साइज में हमने हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज पढ़ी थी, स्मॉल स्केल पढ़ी, लार्ज स्केल पढ़ी. फिर देन वी सॉ कि वो रॉ मटेरियल इनपुट्स क्या यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, अभी वी विल कंटिन्यू स्टडीइंग इट. एंड देन देयर इज दिस योर आउटपुट बेस्ड. So moving forward with industries based on inputs and raw materials, in the first category is agro-based industry. इसमें we have already covered that those industries which use products related to agriculture, the industries which use their raw materials, those come from agriculture, including your the industries which make food processing, sugar, pickles, fruit juices, beverages, spices, oils, fats, all these things are agro-based industries. Food processing, then we talked about food processing is one of the agro-based industry, जिसमें फूड को इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है कि उसको आप ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ कर सको, दैट इज नोन एज फूड प्रोसेसिंग. नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल. अब क्योंकि ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं तो ये मिनरल्स को अपने रॉ मटेरियल्स की तरह यूज करती हैं. सम इंडस्ट्रीज यूज फेरस मेटालिक मिनरल्स विच कंटेन फेरस. जो इंडस्ट्रीज फेरस यानी कि आयरन यूज करेंगी वो फेरस बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. बट सम यूज नॉन. हमने जब लास्ट ईयर मिनरल्स और लास्ट ईयर नहीं इसी बार भी पढ़े थे और लास्ट ईयर 11 में भी पढ़े थे, टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, एक फेरस मिनरल्स और एक नॉन फेरस मिनरल्स. मेटल्स भी होते हैं, एक फेरस मेटल्स, एक नॉन फेरस. जिन भी चीज़ों में आयरन प्रेजेंट होगा दैट विल बी फेरस, और जिसमें नहीं होगा वो नॉन फेरस होंगे. तो कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो आयरन को यूज करके अपनी प्रोडक्शन करती हैं और कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो नॉन फेरस मिनरल्स को यूज करती हैं. तो उस बेसिस पे आप कैटेगराइज कर दोगे, जो इंडस्ट्रीज फेरस को यूज करेंगी फेरस बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएंगी और जो नहीं करेंगी वो नॉन फेरस. जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री. मैनी इंडस्ट्रीज यूज नॉन मेटालिक मिनरल्स सच एज सीमेंट एंड पॉटरी इंडस्ट्री. और भी बिल्कुल मेटल्स, बिना मेटल्स के ही काम करते हैं, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, पॉटरी इंडस्ट्री हो गई, जिसमें ना फेरस मिनरल्स इंक्लूडेड है ना नॉन फेरस मिनरल्स. मूविंग टू केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज. सच इंडस्ट्रीज ये नेचुरल केमिकल मिनरल्स को यूज करेंगे, जैसे पेट्रोलियम. इन दी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जैसे आप वो वैसलीन लगाते हो ना वैसलीन सर्दियों में, दैट इज किससे बन रही है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बनता है. सॉल्ट हो गया, सल्फर हो गया, पोटैश इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारे क्या हैं आपके नेचुरल मिनरल्स हैं. केमिकल इंडस्ट्रीज भी रॉ मटेरियल्स पे बेस्ड होती हैं, ऑब्टेन फ्रॉम वुड एंड कोल. जो हमें रॉ मटेरियल वुड और कोल से मिलता है उस पर आपकी ये इंडस्ट्रीज बेस्ड होती हैं. सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज. और जैसे सिंथेटिक फाइबर को आप नायलॉन वगैरह के जो कपड़े पहनते हो, आपने जो भी क्लोथ्स पहना हुआ है, जो आपने जैकेट पहना हुआ है, दिस जैकेट इज कॉटन का जैकेट नहीं है ना, ये फाइबर, सिंथेटिक फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है. ये बनाया जाता है केमिकल्स के. समझ में आया? नेक्स्ट इज फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल्स यूजिंग इंडस्ट्रीज. वो इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट बेस्ड मटेरियल्स यूज करेंगी, जैसे कि वुड हो गया, बैम्बू हो गया, फर्नीचर बनाने के लिए जो यूज करते हैं. ग्रास का यूज किया जाता है पेपर बनाने के लिए. लाख की चूड़ियाँ होती है ना, लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं लाख इंडस्ट्रीज के लिए. ये सारे प्रोडक्ट्स हमको कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं. कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज. एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जैसे कि लेदर हो गया, जिससे आप शूज वगैरह बना रहे हो. वुलन टेक्सटाइल, जैसे वूल मिलता है शीप वगैरह से. बिसाइड्स आइवरी. आइवरी क्या होता है?
एलिफेंट का टस्क होता है ना, टस्क, उस मटेरियल को, दांत को आइवरी बोला जाता है। इज ऑल्सो obtained फ्रॉम एलिफेंट्स टस्क। इसमें लिखा भी हुआ है, शक्ल देखते हैं, बिल्कुल पढ़ने की कोशिश ही नहीं करनी है, एक नेक्स्ट लाइन में लिखा है। अंडरस्टैंड, जो रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि अलग अलग रॉ मटेरियल यूज करने वाली इंडस्ट्री में सबसे पहले आती है आपकी एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बेस्ड, फिर आपकी मिनरल इंडस्ट्री, देन कम्स योर केमिकल इंडस्ट्रीज, एंड देन फॉरेस्ट बेस्ड, एंड देन मूविंग ऑन टू इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट या प्रोडक्ट। ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, क्या आउटपुट और क्या प्रोडक्ट रिलीज कर रही हैं, वो उस बेसिस पे कैसी इंडस्ट्रीज को आप कैटेगराइज करेंगे। यू हैव सीन सम मशीन्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन और स्टील। आपने देखी होंगी मशीन्स, टूल्स जो कि अलग आयरन और स्टील के बने होते हैं। द रॉ मटेरियल फॉर सच मशीन एंड टूल इज आयरन एंड स्टील, which itself is an industry. The industries whose products are used to make other goods by using them as raw materials are basic industries. मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि मैंने एक इंडस्ट्री है जो कि टेबल बना रही है, उसने टेबल बनाया होगा किसी से प्लाईवुड या फिर लोहा लेकर, है ना। अब वो प्लाईवुड की भी अपनी इंडस्ट्री होती है और लोहे की भी अपनी इंडस्ट्री होती है। तो वो इंडस्ट्रीज जो प्लाईवुड रॉ मटेरियल से कुछ गुड बना रहे हैं, जिन्होंने प्लाईवुड बनाया और जिन्होंने आयरन निकाल लिया, वो बेसिक इंडस्ट्रीज हो गई। वो कौन सी हो गई? अब ये सेकेंड स्टेज हो गया ना, टेबल बनाना सेकेंड स्टेज हो गया। जब मुझे प्लाईवुड और लोहा मिल जाएगा उसके बाद ही मैं टेबल बना पाऊंगी। तो जो पहले वाली इंडस्ट्रीज थी वो कैसी थी? बेसिक इंडस्ट्रीज। वो कौन सी हो गई? बेसिक इंडस्ट्रीज। द consumer good industries produce goods which are consumed by consumers directly. Consumer goods industries वो goods बनाती है जो consumer directly यूज कर ले। For example इंडस्ट्री जैसे अब ये जो टेबल बनाने वाली है वो क्या है? वो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है। वो क्या है? हम डायरेक्टली वो टेबल यूज कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग ब्रेड्स एंड बिस्किट्स, टी, सोप्स, टॉयलेटरीज, पेपर फॉर राइटिंग, टेलीविजन एक्सेट्रा आर कंज्यूमर गुड्स और नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। एक हो गई बेसिक इंडस्ट्रीज, एक हो गई नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज को हम कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, क्योंकि जो वो प्रोड्यूस प्रोडक्ट बनाएंगे वो फाइनली हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। पर बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका बनाया हुआ प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। ठीक है, जिनका बनाया हुआ प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री एज अ, जैसे हमने टेबल की बात करी तो जो प्लाईवुड था उसको टेबल बनाने वाले ने एज अ रॉ मटेरियल यूज किया ना, तो वो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि वो प्रोडक्ट बनाए जो आगे जाके कोई और रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते। समझ में आया? इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप ये हमने पहले ही पढ़ा। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है और जॉइंट सेक्टर होती है, दोनों मिलकर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज सरकार ओन करेगी। इंडिया में बहुत सारे PSUs हैं हमारे पास। सोशलिस्ट कंट्रीज जो होती है, सोशलिस्ट कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती है? जहाँ पे हाँ, जहाँ पे मेजर वर्क जो होता है वो सरकार वेलफेयर के लिए करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोशलिज्म। सोशलिज्म हमारी इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों पे ध्यान देते हैं, बट देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहाँ पे सोशलिज्म का जो साइड है वो ज़्यादा है। इंडिया के केस में भी इट इज ट्रू कि हमारी जो सोशलिज्म है, मतलब क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी पॉपुलेशन अंडर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, इंडियन सरकार भी सोशलिज्म करती है। सो मिक्स्ड इकोनॉमीज में दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस होती है, जैसे कि इंडिया में है ना, दोनों इंटरप्राइजेस हैं हमारे, पब्लिक भी है प्राइवेट भी है। और धीरे धीरे सरकार द गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। आपने देखा होगा जो हमारी रेलवेज है उसको भी प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है कि लोगों को बेच देना चाहिए ताकि बेटर हो सके रेलवेज की फैसिलिटी। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ओन करते हैं इनको। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। कैपिटल इंडस्ट्रीज में जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो मेजरली प्राइवेट होती हैं एंड प्रॉफिट मेकिंग होती है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर मैनेज्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज और समटाइम्स प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टुगेदर। जॉइंट स्टॉक कंपनीज भाई, स्टॉक क्या है? व्हाट इज स्टॉक? इन्वेस्टमेंट एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है ना। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज मतलब 4-5 लोगों ने मिलके इन्वेस्टमेंट करी और कंपनी बना ली, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट स्टॉक कंपनी। या फिर जॉइंट सेक्टर के अंदर 2 तरह की कंपनीज हो सकती हैं।
एक तो 4-5 लोगों ने अपने अपने स्टॉक, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को पूल किया टुगेदर और उन्होंने एक इंडस्ट्री खोली, देन दैट विल बी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। या फिर पब्लिक और प्राइवेट दोनों लोग मिल जाते हैं, इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल बोला जाता है। वैसे अगर इंडस्ट्री बनती है तो वो आपकी 2 टाइप की जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। समझ में आया? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री रीजन्स, अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली काफ़ी समय से कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं। These are based on heavy industries, often located near coal fields and engaged in metal smelting, heavy engineering, chemical manufacture और textile production. ऐसी ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जनरली बहुत हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या हुआ? हैवी मेटल्स का यूज होता है इनकी इंडस्ट्रीज में, हैवी मेटल्स यूज किया जाता है। कोल फील्ड्स के आसपास बनाई जाती है। कोल फील्ड्स के आसपास क्यों बनाई जाएंगी? कोल चाहिए होता है ना, पावर। जब मैंने मेटल की बात करी तो मेटल को पिघलाना तो है, तभी उससे आप कुछ काम आगे कर पाओगे। पावर के लिए कोल हो गया, पेट्रोल, मतलब बेसिकली पावर के पास जहाँ से भी उनको सोर्स ऑफ एनर्जी है उनकी, उसके पास ही जनरली इस्टेब्लिश करी जाती हैं। मेटल स्मेल्टिंग हो गया, हैवी इंजीनियरिंग की जहाँ ज़रूरत होती है, कुछ केमिकल्स बन रहा है या टेक्सटाइल बन रही है, वहाँ पे ये इंडस्ट्रीज मेजरली होती है। These industries are now known as smokestack industries. इन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? Smokestack industries. Traditional industrial regions can be recognized by, ये कौन से रीजन हो सकते हैं? पहला, हाई प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। वो रीजन जहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे काम कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दैट इज a large amount of people are engaged in what activities? Secondary activities या फिर manufacturing activities. High density housing यानी कि बहुत closely packed housing होती है। Often of interior type and poor services, और ज़्यादा अच्छी housing facilities नहीं होती हैं, poor services होती है। Unattractive environment होता है, environment बहुत ही मतलब क्लाइमेट वगैरह अच्छा नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है इतने, पॉल्यूशन होगा, वेस्ट के बहुत बड़े बड़े हीप्स जैसे पहाड़ बन जाते हैं कचरे के। जैसे आप यहाँ से दिल्ली जाओ, दिल्ली में दिल्ली से गाजियाबाद जाओगे तो रास्ते में पड़ता है एक वेस्ट माउंटेन। इतना ऊंचा हो गया है वो पहाड़, सिर्फ कचरा ही कचरा है, वेस्ट का माउंटेन। सो वेस्ट हीप्स बोला जाता है इनको। एंड सो चलो अभी जितने हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े अभी, इससे आपको कोई कंट्री दिमाग में आ रही है? अ कंट्री में जिसका हाई प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर में हो, बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो, इंफीरियर टाइप ऑफ चाइना है ना। चाइना इज वन ऑफ द कंट्रीज। अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट, हर तीसरी चौथी चीज़, हर दूसरी चीज़ वो खा रहे हैं, दूसरी भी नहीं मिले तो लग रहा है हर चीज़ ही खा रहे हैं। तो हर चीज़ ही वो खा रहे हैं ना। क्यों खाने पड़ रही है उनको हर चीज़? बिकॉज उन्होंने अपने ईटिंग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को इतना कम कर दिया है कि उनको इनफ फूड सप्लाई मिल ही नहीं पा रही है। और क्योंकि इनफ फूड सप्लाई नहीं मिल रही है तो जो उनको ऑल्टरनेटिव मेथड पे रिसोर्ट करना पड़ रहा है। हाई बहुत ज़्यादा सब लोग सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने इतना ज़्यादा हाई स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर लिया है कि अब वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको वो डंपिंग करते हैं, मतलब सस्ते में। ये इकोनॉमिक्स से पढ़ा, जितनी आप चीज़ें ज़्यादा बना रहे हो उनकी कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी। उन्होंने वही स्ट्रैटेजी अपनाई है। सो चाइना इज वन ऑफ दीज कंट्रीज। मूविंग ऑन, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है। इमिग्रेशन एंड डायरेक्ट लैंड एरियाज कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड फॉल इन डिमांड। इमिग्रेशन या फिर एमिग्रेशन, लोग इधर उधर चले गए। एंड डायरेक्ट लैंड एरियाज कॉज्ड बाय, डायरेक्ट यानी कि वो एरियाज जो कि जहाँ पे वर्क हो सकता था, और जैसे आपका इन्होंने लिखा हुआ है कि क्लोजर, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, या कोई डिमांड, कोई आपकी इंडस्ट्री ऐसी थी जिसकी अब उतनी डिमांड नहीं रही है, तो पर आपने तो खुल गई ना इंडस्ट्री बहुत लार्ज स्केल में, अब उनकी डिमांड कम हो गई है। जैसे कि तो रूर बोला जाता है, कोल फील्ड जर्मनी, सबसे मतलब इसको कोयले की खान बोला जाता है, बहुत ज़्यादा कोल अवेलेबल है यहाँ पे जर्मनी। This has been one of the major industrial regions of Europe. काफ़ी लंबे समय तक ये काफ़ी important region था। कोल और आयरन ही इस इकोनॉमी, जर्मनी इकोनॉमी का बेसिक बनते थे, बट कोल की डिमांड जैसे जैसे कम होने लग गई, जो इंडस्ट्री थी वो श्रिंक होने लग गई। धीरे धीरे कोल की डिमांड कम होने लग गई। एक तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता था, उतना रिजल्ट भी नहीं मिलता था,
पेट्रोल पे हमने शिफ्ट कर लिया और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे हमने मूव कर लिया, तो कोल की डिमांड कम होने लग गई और कोल की डिमांड कम होने की वजह से ये इंडस्ट्रीज का जो साइज था वो क्या होने लग गया, श्रिंक होने लग गया, छोटा होने लग गया। इवन आफ्टर द आयरन ओर वॉज एग्जॉस्टेड द इंडस्ट्री रिमेन, जब यहाँ की आयरन ओर पूरी तरीके से खत्म हो गई थी उसके बाद भी इंडस्ट्रीज रही। ये लोग आयरन ओर को इम्पोर्ट करने लग गए थे क्योंकि इतनी इंडस्ट्रीज वेल डेवलप हो गई थी। बेसिकली रूट में क्या है, आयरन ओर मिलता है और कोल भी मिलता था। क्या मिलता था, कोल भी मिलता था और आयरन भी मिलता था। तो बहुत बढ़िया इंडस्ट्री चल रही थी, बहुत लार्ज स्केल पे अच्छी खासी इनकी इंडस्ट्री चल रही थी। बट आफ्टर द पॉइंट आयरन ओर भी तो क्या है, नेचुरल मटेरियल है ना, नेचुरल मिनरल है, वो भी खत्म हो गया और कोल की डिमांड नहीं रही, कोल की डिमांड कम हो गई। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने आयरन को इम्पोर्ट, आयरन की जो ओर होती है उसको इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया और खुद प्रोसेसिंग करने लग गए। इनके पास मशीन वगैरह तो सब थी ना, इंडस्ट्रीज तो वेल एस्टैब्लिश थी। Using imported one brought by waterways to the Ruhr. The Ruhr region is responsible for 80% of Germany's total steel production. आज भी जो रूर का रीजन है, जर्मनी की 80% स्टील की प्रोडक्शन अभी भी इसी रीजन से होती है। Changes in the industrial structure have led to the decay of some areas. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है क्योंकि हम वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। अगर हमको ऐसी इंडस्ट्रीज खोलनी है जो लंबे समय तक चले, जो लंबे समय तक जिनको पावर मिलती रहे, जिनकी एनर्जी बनी रहे, तो हमको भी ऐसे चीज़ों पे रिजॉर्ट करना पड़ेगा, चाहे आपकी सोलर पावर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल चीज़ों पे हमें रिजॉर्ट करना पड़ेगा ना पावर के लिए। क्योंकि आज मैं इंडस्ट्री खोलूँ जो कोल के बना पे चलती है या जो पेट्रोल के से एनर्जी यूज करके चलती है, तो एक तो पहली चीज़ मुझे बहुत महंगी पड़ेगी, कोल पेट्रोल के प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। दूसरी चीज़, और 50 साल 60 साल में कोल पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं पेट्रोल हमारे पास, तो फिर मेरी इंडस्ट्रीज का को यूज़ नहीं हुआ ना। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल जो स्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री बनाने के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट। अभी आप इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रहे हो, आप ऐसी चीज़ें बनाना चाहते हो जो ज़्यादा लंबे समय तक चले, आप ऐसी पावर यूज़ करते हो जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल, जो नहीं खत्म होगी। एंड देयर आर प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज बनाने से। द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रूर इज बेस्ड लेस ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्ड एंड स्टील फॉर विच इट वाज इनिशियली फेमस एंड मोर ऑन द न्यू इंडस्ट्रीज लाइक द ह्यूज ओपल कार असेंबली प्लांट, न्यू केमिकल प्लांट्स, यूनिवर्सिटीज, आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर्स हैव अपीयर्ड रिजल्टिंग इन अ न्यू रूरल लैंडस्केप। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि रूर की जो प्रॉस्पेरिटी है, रूर में जो अगर वेल्थ आएगी, रूर जो रीजन है अगर वो डेवलप होगा, बेहतर होगा, तो वो अपनी कोल और आयरन इंडस्ट्रीज की वजह से बेहतर नहीं होगा क्योंकि उसकी डिमांड अब, भाई आयरन की डिमांड है बट आयरन उनके पास है ही नहीं, और बिना आयरन के वो कोल का क्या करेंगे, तो आयरन, कोल और आयरन की डिमांड कम हो गई है। ऑन दी अदर हैंड वो इंडस्ट्रीज जैसे कि इन्होंने बताया कार असेंबली की इन्होंने इंडस्ट्रीज खोल दी है, केमिकल प्लांट्स बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से इनकी डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। जैसे न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली अलग अलग है ना, तो दिल्ली का एरिया में इतनी डिमांड नहीं है, लोगों ने अलग अलग जगह पे मॉल्स वगैरह, बेटर चीज़ें, बेटर मार्केट बना लिए, तो उस रीजन को न्यू दिल्ली कर दिया गया। सिमिलरली अब थोड़ा सा टाउन के बाहर आसपास मॉल्स वगैरह बनने लग गए हैं, शॉपिंग सेंटर्स बनने लग गए हैं, जिसकी वजह से एक न्यू रूरल लैंडस्केप आप देख